जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको एक टॉपिक बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस टॉपिक की बात की जाए तो उस टॉपिक का नाम है समास। और आपको भी पता है कि हिंदी व्याकरण में ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और अच्छी खबर बता दूं कि हिंदी व्याकरण जो हिंदी है उसमें हिंदी का किताब भी है और हिंदी व्याकरण है। तो हिंदी व्याकरण में जितने भी टॉपिक आते हैं मैं एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट करूंगा। और आज हम लोग समास पढ़ेंगे और वो भी ट्रिक के अनुसार एकदम इजी भाषा में, बहुत आसान भाषा में हम आपको बताएंगे। आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों को समझिएगा, सुनिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। जैसे में आप लोग खेल मदारी देखते होंगे ना, खेल मदारी वाला सब आता है, कहता है कि यहाँ पे 5 रुपया रखिए, 5 रुपया हम गायब कर देंगे, यानी आंख बंद डीबा गायब। वैसे ही आपका टॉपिक है, इतना आपको सरल भाषा में समझाएंगे कि आप मेरी बातों को सुनिएगा तो आपको उसी वक्त जुबान पे आपका रहेगा टॉपिक। तो चलिए ज्यादा हम लोग टाइम लेते नहीं है, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए समास, समास से सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन पूछता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अगर बात की जाए कि जो समास है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा। कोई बड़ा शब्द है और उस बड़ा शब्द को छोटा रूप में लिखना, वही क्या है, समास है। तो पहले ही आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप या छोटा। समझ में आ गया होगा। आइए 100% आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है और पूछा भी है, और चांस भी बनता है कि आपके एग्जाम में ये पूछ भी सके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया कि समास का अर्थ क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे समास आखिर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बोर्ड पे हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर बात की जाए तो हम लोग का टॉपिक है समास। तो समास का परिभाषा लिखे हैं, यहां पे ध्यान दीजिए। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब बातों को समझिए, ध्यान से समझिए। क्या बोले हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, कितना शब्द जी, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द का निर्माण होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं समास। जैसे में यहां पे जैसे में देखिए, राजा की रानी, दो या दो से अधिक शब्द है ना, कितना है बाबू, देखो ना, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, दो या दो से अधिक शब्द है ना। और इससे देखिए एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है, राजा की रानी, इससे एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है राजकन्या। परिभाषा के दृष्टिकोण से एग्जाम्पल आपको लिखे, एग्जाम्पल अगर समझ गए तो आप समझिए कि आपका परिभाषा कंप्लीट हो गया। परिभाषा में क्या बताएं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द का निर्माण होता है तो इसे ही हम लोग समास कहते हैं। जैसे में अगर बात की जाए तो पहला हो जाएगा आपका राजा की कन्या, जिसे आप छोटा संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, छोटा रूप में लिख सकते हैं राजकन्या। दो या दो से अधिक शब्द है ना, इससे एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है कि नहीं। जैसे में भाई और बहन, इसका छोटा रूप एक नए शब्द का निर्माण होगा, भाई बहन। उम्मीद करता हूं कि आपको समास ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग को टॉपिक पढ़ना है समास के भेद। जो समास है इसको कितने भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, तो जो समास है इसे हम लोग 6 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। कितने भागों में बाबू, 6 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। जैसे में अगर बात की जाए तो आपको दिखाई भी दे रहा है, पूरा नाम लिखे। जैसे में देखिए, पहला है अविभाव समास, पहला। दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है तत्पुरुष समास, पांचवा है कर्मधारय समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू, 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। पहला क्या, पहला ये
इस समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षिप्त रूप या छोटा। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा अविभाव समास। ये आखिर है क्या? तो सबसे पहले परिभाषा देखेंगे और इसमें आपको 2-3 फैक्ट ऐसे बताएंगे कि इससे रिलेटेड अगर एक भी ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आपसे छूटे ना। इसमें 1-2 ऑब्जेक्टिव ऐसे मतलब एग्जाम्पल बताएंगे जो आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो ये कभी कंफ्यूज आपके मन में नहीं रहेगा, एकदम सटीक आंसर बनाकर आइएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अविभाव समास किसे कहते हैं, आखिर इसका परिभाषा है क्या। तो देखिए परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा लिखा हुआ है वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो। क्या हो जी? वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो तो उसे क्या कहते हैं? अविभाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अविभाव समास कहते हैं। अव्यय समझ में आता है, उपसर्ग समझ में आता है ना। पहला ही शब्द क्या हो जी? उपसर्ग हो। उपसर्ग समझ में आपको आता है ना। पहला ही शब्द क्या हो जी? उपसर्ग होगा तो उसी को हम लोग क्या करेंगे? अविभाव समास कहेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा नोट में हम आपको 1-2 बात लिखे हुए हैं, थोड़ा सा आप समझिए क्या लिखे हैं, ध्यान दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अविभाव समास समझ में आ गया होगा। ये तो परिभाषा था। 1-2 तरीका और आपको बता रहे हैं जिसके कारण आपको परिभाषा तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। जैसे में देखिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 हम क्या लिखे हैं? जिस शब्द से पहले मतलब जिस शब्द से पहले कोई शब्द है उससे पहले बे, यथा, प्रति, आ, भर या उपसर्ग हो। जिस शब्द से पहले बे, यथा, प्रति, आ, भर इत्यादि हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अविभाव समास कहेंगे। या इसके अलावा और समझिए नोट नंबर 2, दोनों शब्द समान हो। दोनों शब्द क्या हो जी? समान हो। जैसे में देख लीजिए रातों रात, रातों रात, दोनों शब्द क्या जी? एक समान है, रातों रात। अब यहां पे आप ये दिमाग मत लगाइएगा कि इसके बीच में योजक चिन्ह है, तो यहां पे ये दिमाग लगाइएगा तो सर गलत हो जाएगा। दोनों शब्द आप देखिएगा तो दोनों समान है, एक समान है, रातों रात, हाथों हाथ, ऐसे अगर आता है तो आप समझिएगा कि उसका एग्जाम्पल क्या मतलब उसका क्या होगा जी? अविभाव समास होगा। समझ में आया ना क्या बता रहे हैं? अब देखिए एग्जाम्पल देखिए। अब जैसे में बे से आपका हो जाएगा बेसब्र, बे से हो जाएगा आपका बेसब्र, यथा से हो जाएगा आपका यथाशक्ति, प्रति से हो जाएगा प्रतिदिन। अब इसमें अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आ वाला बात किया जाए तो 3 ऐसा शब्द है, 3 ऐसा शब्द है जिसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जैसे में अगर बात की जाए तो आ से हो जाएगा आजीवन, आ जन्म, आ मरण, ये तीनों इंपोर्टेंट है। ये तीनों आता है तो आप समझिएगा अविभाव समास है। लेकिन वो अगर वहीं आ जाए आजकल, क्या आ जाएगा जी? आजकल, तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें आ है तो आपका अविभाव समास हो जाएगा, सारा गलत हो जाएगा। आ में मात्र 3 ऐसे ही शब्द आएंगे जो आपका मात्र अविभाव समास होगा। जैसे में आजीवन, आजन्म, आमरण, ये तीनों आपको याद रखना है। अगर यही तीनों आता है तो आप समझिए कि अविभाव समास है। इस तीनों के साइड इस तीनों शब्द को हटा दिया जाए, बाकी जितना भी आए वो आपका अविभाव समास नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अविभाव समास। अब हम लोग देखेंगे द्विगु समास। अभी हम आपको समझाए हैं, बताए हैं अविभाव समास। अभी हम लोग देखेंगे द्विगु समास कि द्विगु समास आखिर है क्या, किसे कहते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, ये हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम लोग समझेंगे द्विगु समास का परिभाषा। तो आप देखिए अगर बात की जाए तो हम लोग का टॉपिक ही है द्विगु समास। तो द्विगु समास की बात की जाए तो देखिए लिखे हैं वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान हो।
तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा क्या लिखे हैं? वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची यानी संख्या हो, क्या हो जी? संख्या हो, तथा दूसरा पद क्या है जी? प्रधान हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। एक बार और सुनिए, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद क्या हो जी? प्रधान हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। या ट्रिक में थोड़ा सा देखिए, ऐसे समझ में नहीं आया तो ट्रिक देखिए, ट्रिक में क्या लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिए। ट्रिक में लिखे हैं प्रथम पद संख्यावाची। देखिए संख्यावाची यानी जो प्रथम पद होगा, जो प्रथम शब्द होगा वो कैसा होगा? संख्यावाची। संख्यावाची मतलब संख्या को समझ में आता है 1 से लेकर 9 तक। कहां तक बाबू? 1 से लेकर 9 तक। और जैसे ही 10 आएगा तो ये आपका द्विगु समास नहीं होगा, कुछ और समास हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? संख्यावाची मतलब 1 से लेकर 9 तक के बीच तक, बीच में कोई भी संख्या आ जाए वो सब क्या कहलाएगा? आपका द्विगु समास कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको द्विगु समास समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसके बाद अगर बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखिए एग्जाम्पल में अगर बात की जाए तो देखिए एग्जाम्पल में लिखे पंचमूली, 5 मूलों का समूह। देखिए इसमें पहला पद क्या जी? संख्यावाची है, और दूसरा पद क्या जी? प्रधान है। पंचमूली 5 मूलों की समूह, पहला आ गया ना संख्या, कितना है? 5 आया। आगे देखिए दूसरा है 9 रतन, 9 रतन का समूह, तो इसमें भी संख्यावाची है। पहला पद क्या है जी? संख्यावाची है, कितना है? 9 है। क्या है बाबू? 9। क्या है जी? रत्नों का समूह, तो ये दूसरा पद भी क्या होता है जी? प्रधान होता है। पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होता है। तो देखिए पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद क्या जी? प्रधान है। अब अगला एग्जांपल देखिए 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है, तो संख्या आपको इसमें नजर आ रहा है। तो जिसमें आपको संख्या नजर आए 1 से लेकर 9 तक, कितने तक जी? 1 से लेकर 9 तक, आप आंख बंद करके समझिएगा कि वो आपका क्या है जी? द्विगु समास है। एकदम भुलाना नहीं है। ठीक आपको जो बता रहे हैं वो एकदम आपको हर हालत में याद रखना है। परिभाषा भुला देते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक आपको भुलाना नहीं है, क्योंकि इसी पे आपका बनेगा। अब देखिए संख्यावाची आपको पूरा याद रखना है कि 1 से लेकर 9 तक के बीच में आ जाए कोई भी संख्या, आप समझिएगा कि आपका द्विगु समास है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग का टॉपिक है द्वंद्व समास। क्या है बाबू? द्वंद्व समास। तो सबसे पहले आप परिभाषा देखिए क्या लिखे हैं। लिखे हैं वह समास जिसका पहला पद प्रधान हो तथा दूसरा पद भी क्या हो जी? प्रधान हो। परिभाषा बताएं, वह समास जिसका पहला पद भी प्रधान हो तथा दूसरा पद भी प्रधान हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? द्वंद्व समास। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो इसको भुला दिए, आ जाइए ट्रिक पे, आंख बंद दीवा गायब। देखिए ट्रिक क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ट्रिक आपका कह रहा है कि जोड़ी का बोध हो। किसका जी? जोड़ी का बोध हो लेकिन विलोम शब्द हो। जोड़ी रहेगा, एक जोड़ी रहेगा, लेकिन उसका क्या रहेगा? विलोम शब्द रहेगा। जैसे में भाई बहन, भाई का उल्टा विलोम शब्द क्या होगा? बहन। रात दिन, रात का उल्टा दिन। तो जोड़ी एक है ना, जोड़ी एक है, लेकिन इसका क्या है जी? विलोम शब्द है। जैसे में देखिए आप बोर्ड पर देखिए बाबू, जैसे में बात की जाए लाभ हानि, जोड़ी है, और लाभ का उल्टा क्या होता है? हानि, है ना? देखिए हम लोग दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल इसको आप बात कीजिए जाए तो देखिए दूसरा आप एग्जाम्पल इसका बता सकते हैं दिन रात। क्या कह सकते हैं बाबू? दिन रात। दिन का उल्टा क्या होता है? दिन का विलोम शब्द क्या होता है? रात। समझ में आ रहा है बाबू? अगला आप बता सकते हैं भाई बहन, भाई का उल्टा क्या होता है? बहन। अगला आप बता सकते हैं आग पानी, आग का उल्टा क्या होता है? पानी। अगला बता सकते हैं भला बुरा, भला का उल्टा क्या होगा? बुरा। इसके अलावा आप बता सकते हैं अपना और पराया। तो ये जितना मैंने आपको एग्जाम्पल अभी बताया, जितना मैंने बोर्ड पे एग्जाम्पल लिखा है, सब क्या है जी? आपका द्वंद्व समास।
क्या है बाबू? द्वंद्व समास। तो उम्मीद करता हूं कि आपको द्वंद्व समास भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है तत्पुरुष समास। देखिए ये जो है ना तत्पुरुष समास कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, बहुत लोग को ये समझ में नहीं आता, लेकिन आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा ना तो एकदम चुटकी बजाकर आपको बता रहे, एकदम आपके पूरा जुबान पे रहेगा। बस आप मेरी बातों को सुने, बस आप मेरी बातों को सुने। देखिए तत्पुरुष समास की बात कीजिए तो सबसे पहले आप परिभाषा इसका देखिए, परिभाषा क्या लिखे हैं। तो परिभाषा में लिखे हैं वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो, वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। परिभाषा यही लिखे हैं, वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, परिभाषा नहीं याद है कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए। ट्रिक पे आइए, ट्रिक देखिए क्या कह रहे हैं। ट्रिक में लिखे हैं विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह में आपको पता है क्या क्या आता है? बहुत चीज आता है, मैंने कुछ लिखा है जैसे में ने, को, से, के लिए, का, के, की, में, पर, है, अरे, ये आपका विभक्ति चिन्ह है। और ये सब जिसमें आ जाए आप समझिएगा कि क्या है जी? तत्पुरुष समास। जैसे में देखिए लाठी चोर, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दूसरा पद क्या जी? प्रधान है, चोर। चोर देखिए लाठी चोर, अगर वहीं केवल बात की जाए लाठी तो कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। वहीं अगर हम जोड़ दिए लाठी में लाठी चोर तो इसका जो दूसरा पद है वो क्या है जी? चोर। तो आपको पता चल गया कि लाठी चुराने वाला चोर है। तो इसमें इसका मेन आपका दूसरा पद होता है, या इसको आप तोड़िएगा ना, इसका बड़ा शब्द लिखिएगा तो उसमें आपको विभक्ति चिन्ह दिखाई देगा। जैसे में लाठी चोर की बात की जाए तो लिख सकते हैं लाठी को चुराने वाला। इसमें आपको दिखाई देता होगा कि यहाँ पे क्या है जी? को है। क्या है? को है। तो देखिए विभक्ति चिन्ह में यहाँ पे को है जी, तो ये क्या है? तत्पुरुष समास। बहुत आसान भाषा में आपको बता रहे हैं, एकदम सिंपल भाषा में, बस आप ध्यान दीजिए। दूसरा देखिए पाठशाला, अगर केवल बात की जाए पाठ, पाठ क्या? कुछ समझ में आ रहा है? अगर वही उसमें जोड़ दिया जाए शाला, यानी इसकी अर्थ की बात की जाए क्या होगा? पढ़ने के लिए घर। तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या है जी? के है, और ये जो के है क्या है जी? विभक्ति चिन्ह है, और ये किस में आएगा? तत्पुरुष समास में आएगा। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल। राजकन्या, राजकन्या केवल राज कह रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? क्या है राज? कुछ नहीं है, और उसमें हमने जोड़ दिया कन्या, यानी राजा की रानी, ये ना होगा जी? तो इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है कि ये क्या है जी? आपका विभक्ति चिन्ह है, और जिसमें आपका विभक्ति चिन्ह रहेगा वो क्या कहलाएगा बाबू? तत्पुरुष समास कहेगा। जैसे में एक और समझिए, रसोई घर, क्यों कहा रसोई? रसोई आप क्या कीजिएगा? रसोई मतलब आप खाना पकवान कहाँ बनाइएगा? रोड पर नहीं ना बनाइएगा, कहीं घर पे ही ना बनाइएगा। उसके लास्ट में हम जोड़ दिए घर। हंसी आता है, ऐसा बोल रहे थे कि हंसी आता है। जिसका अर्थ हो जाएगा रसोई के लिए घर, और यहाँ पे जो आपको के दिखाई दे रहा है ये क्या है जी? आपका विभक्ति चिन्ह है। तो ये किसमें आएगा? ये सब आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, हम लोग का पांचवा टॉपिक है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसका ट्रिक क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये हम आपको अभी समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास का परिभाषा। तो देखिए कर्मधारय समास की परिभाषा की बात की जाए तो बताइएगा, वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो। क्या हो जी? पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। दूसरा पद विशेष्य होता है तो उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य होता है तो सब क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। विशेषण समझ में आता है?
संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो परिभाषा तो हमने आपको बता दिया, लिखे हैं जो मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा हम ट्रिक पे चलते हैं। देखिए, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको परिभाषा याद हो या ना हो, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक पे ही आपका सब कॉन्फ्यूजन जो होगा आपका दूर हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए, ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक में आप बता सकते हैं। देखिए, ट्रिक में क्या लिखे हैं, विशेषता बताने वाले शब्द को, विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जिस मतलब अगर बात की जाए, कोई भी व्यक्ति है, जब उसका विशेषता बतलाया जाएगा ना, कोई भी मतलब जीव है या वस्तु है या कोई भी व्यक्ति, जब उसका विशेषता बतलाया जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे में आप बोर्ड पे देखें, जैसे में अगर बात किया जाए तो लिखे महान पुरुष। किसकी बात किया जा रहा है, एक पुरुष की बात किया जा रहा है। वो कैसा है जी, महान है। तो इसका अर्थ क्या है जी, महान है जो पुरुष। किसकी बात किया जा रहा है, पुरुष की बात किया जा रहा है। ठीक है? आगे देखिए, महावीर, किसकी बात किया जा रहा है, वीर की बात की जाए तो इसका अर्थ मतलब क्या होगा, महान है जो वीर। तो यहाँ पे देखिए, विशेषता बतलाया जा रहा है। क्या बतलाया जा रहा है, विशेषता बतलाया जा रहा है। तो अभी मैंने आपको ट्रिक में समझाया ना कि जिसका विशेषता बतलाया जाए वही क्या है, आपका कर्मधारय समास है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा। और इस मतलब टॉपिक का लास्ट हेडिंग है, आपका टॉपिक है जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। इसको भी देख लेते हैं और यहाँ पे आपका एकदम सरल भाषा में समास खत्म हो जाएगा। और जो इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है, हमेशा आपके एग्जाम में जो पूछा हुआ है, मैं ऑब्जेक्टिव के रूप में अगले दिन इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा और पूर्ण रूप से आपका समास कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बढ़िया से समझ लेते हैं, वीडियो को देख लेते, ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं, तो आप उम्मीद कीजिए, आपको 100% आपको कह रहे हैं कि इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा और जो भी क्वेश्चन आएगा एकदम आपसे बन जाएगा। ठीक है? चलिए लास्ट देखते हैं। लास्ट हम लोग का है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास की बात की जाए तो परिभाषा बताइएगा, वह समास जिसका दोनों पद अप्रधान हो। दोनों पद क्या हो जी, अप्रधान, कोई इसमें चारा नहीं चलेगा। दोनों पद मतलब दोनों पद क्या होगा, अप्रधान हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। बहुत लोग के माइंड में कंफ्यूज होगा, सर क्या बता दिए, कुछ समझ में नहीं आया इसका परिभाषा। अरे भाई, परिभाषा आपको समझ में नहीं आता, आइए ना ट्रिक पर आइए। ट्रिक देखिए हम क्या लिखे हैं। ट्रिक की बात की जाए तो देखिए, लिखे देवता। क्या लिखे बाबू, देवता, देवी एवं वीआईपी आदमी। देवता आए, देवी आए और वीआईपी आदमी का नाम आए, या देवता देवी वीआईपी आदमी का नाम आए, तो वो क्या होगा जी, आपका बहुब्रीहि समास। जैसे में देखिए ना बोर्ड पे बाबू, जैसे में लिखे दशानंद, यहाँ पे क्या आ गया, दशानंद यानी 10 मुख है जिनके। कौन है जी, रावण। कौन है, रावण है। ये देवता है कि नहीं? भले इधर के लोग देवता नहीं मानता, लेकिन श्रीलंका में आप जाइए, श्रीलंका के लोग, सभी लोग रावण को क्या मानते हैं, देवता मानते हैं। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, नीलकंठ। नीलकंठ आपको समझ में आता होगा, नीलकंठ है जिनका। नीलकंठ किनका है जी, शंकर भगवान। तो यहाँ पे देवता आ रहे ना, तो यही आपका क्या कहलाएगा जी, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपको लगता है कि ये मैंने जो वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है आपके लिए यूजफुल है, आपके मित्रों के लिए यूजफुल है। तो आप मेरे वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो मेरा YouTube चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।